Hey everyone, welcome back. Today in this video we will learn about asthma, जो एक बहुत common non-communicable disease है and that can happen in both children and in adults. So, asthma is a disease of airways characterized by hyperresponsiveness of the tracheobronchial tree to various stimuli like dust, pollen, which means जब भी trachea, bronchi and bronchioles comes in contact with dust or pollen like allergens, the response is very exaggerated than usual. इसको ऐसे समझो कि नॉर्मली डस्ट पार्टिकल इनहेल करने पर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को बाय द हेल्प ऑफ गॉबलेट सेल्स विच ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल एंड सो द सीलिया अपने अपवर्ड मूवमेंट से इन डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है विच इज आइदर स्पैट आउट और स्वेलोड. बट यही सेम रिस्पॉन्स जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. लाइक जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी के साथ वाइड स्प्रेड नैरोइंग भी देखने को मिलती है एयरवेज की. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज विच इज़ बिकॉज ऑफ सम केमिकल मीडिएटर जिसके बारे में हम कुछ ही देर में डिटेल में समझेंगे. एंड 50% ऑफ द केसेस डेवलप्स बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स. तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर पेरेंट्स को अस्थमा है सो इट विल बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन. टाइप्स की बात करें सो फर्स्ट वी हैव एक्सटेंसिक अस्थमा और एटोपिक अस्थमा जिसे हम एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप दैट अकर्स इन चाइल्डहुड. एलर्जेंस विल बी एक्सटर्नल सच एज डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर दैट विल इंड्यूस द रिस्पॉन्स. जो रिस्पॉन्स होता है इट इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इसमें आईजी एंटीबॉडी फॉर्म होती हैं स्पेसिफिक एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आने से. और in short, type 1 hypersensitivity reaction is an allergy reaction which is provoked by re-exposure of the specific type of allergen or antigen. ठीक है. Now let's understand the mechanism कि ये response होता कैसे. सबसे पहले first exposure होता है body का और immune system का to the antigen which is pollen here for example. फिर यही antigen dendritic cell engulf कर लेते हैं और उसे present करते हैं on its surface which is then recognized by T helper 2 cells of the immune system. Then these T helper 2 cells will release interleukin 4 जो कन्वर्ट कर देगा बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में. एंड देन प्लाज्मा सेल्स विल फॉर्म स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी. अब जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई है दे विल गो एंड बाइंड टू द मास्ट सेल्स. और यहाँ तक सब एलर्जन के फर्स्ट एक्सपोजर से हुआ है. नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑन द री एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन. सो आफ्टर री एक्सपोजर द एंटीजन दैट इज पोलन हियर विल बाइंड टू द आईजी एंटीबॉडी ऑन द मास्ट सेल्स. अब इस बाइंडिंग से क्रॉस लिंकिंग होगी बिटवीन द एडजेसेंट टू आईजी एंटीबॉडी जिससे कि मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे. और एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल से डीग्रेनुलेशन होगा मींस मास्ट सेल्स के वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं दे विल बी रिलीज्ड आउटसाइड एज यू कैन सी इन दिस इमेज. ओके, अब केमिकल मीडिएटर्स कौन से होते हैं? सो दे आर हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एक्सेट्रा. बट हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन के एक्शन से स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है डेट इज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और जिसे हम ब्रोंकोस्पाज्म भी बोलते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज वाइड स्प्रेड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज. अच्छा, अब यही चीज़ सिम्टम के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एज द पेशेंट विल बी having difficulty in breathing like dyspnea or shortness of breath, chest pain, wheezing while exhaling and coughing. और इन पेशेंट्स में ब्रोंकोडायलेटर्स के यूज से एयरवेज डायलेट हो जाते हैं और खुल जाते हैं एंड दे गेट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स. सो बाय स्टिमुलेटिंग द बीटा 2 receptors by beta 2 receptor agonist, bronchodilation is achieved. Drugs like albuterol, levoalbuterol, terbutaline are beta 2 agonist and anticholinergic drugs such as ipratropium bromide will relax the muscles around the airways जिससे कि ब्रीदिंग आसान हो जाएगी. एंड these drugs are taken with the help of inhalers. और ये री एक्सपोजर से जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो एक एक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स है. मतलब एंटीजन एक्सपोजर होने से एकदम से सिम्टम अपीयर होने लगते हैं. ठीक है, एंड इज नोन एज एक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स. नाउ द सेकंड टाइप इज इंट्रिंसिक और नॉन एटोपिक अस्थमा. इन दिस देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड और स्पेसिफिक एलर्जन फाउंड विच यूजुअली अकर्स इन एडल्ट्स. ड्रग सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है सच एज फ्रॉम एस्पायरिन इन अबाउट 10% ऑफ द पेशेंट एंड इज नोन एज एस्पायरिन सेंसिटिव अस्थमा. Chronic bronchitis and nasal polyp are frequently associated. और एक ट्राइड होता है Samta's triad which consists of nasal polyp, asthma and aspirin sensitivity. So you can remember that as well. अच्छा, और इन पेशेंट्स में सीरम IG लेवल नॉर्मल रहता है since it is a non-allergic asthma. अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें इन द लंग्स ऑफ asthmatic patient, so there will be mucus plugs in bronchial bronchioles due to hyperresponsiveness and excess secretion of mucus. Second is overinflation और hyperinflation of lungs due to trapping of air inside the airways, क्योंकि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन से एयरवे नैरो हो जाती है और एयर का मूवमेंट इंटरप्ट हो जाता है. ठीक है, ऑल राइट, नाउ विल सी द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. सो इन पेशेंट के स्पूटम एग्जामिन करने पर क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं? सो फर्स्ट इज क्रशमैन स्पायरल्स जो हाई विस्कोसिटी म्यूकस कारण बनता है. सेकेंड इज चारकॉट लेडन क्रिस्टल्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम eosinophils galectin 10 प्रोटीन. एंड थर्ड इज serial bodies which are ciliated columnar cells slot from bronchial mucosa जो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियल डैमेज को. इसी के साथ वी आर फिनिशिंग विद ब्रोंकियल अस्थमा. आई होप यू लाइक द वीडियो. सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.